हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का जर्नल स्टडी या जर्नल नॉलेज का सेक्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस आप सबसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप लोगों के जर्नल नॉलेज और जर्नल स्टडीज इन दोनों से मिलाकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपका जो जर्नल नॉलेज और जर्नल स्टडी का जो सेक्शन होता है जहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आप लोग ये देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है आप लोगों का इकोनॉमी का सेक्शन है, ठीक है। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वहां से ही क्वेश्चन पूछा गया था। द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी एसोसिएटेड टू विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर आप देखोगे तो किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि होती है। वो आपको ऑप्शंस में था प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि माध्यमिक, टर्शरी यानी कि तृतीयक, यानी फोर्थ वन इज क्वाटेरनरी यानी कि चतुर्थ आर्तुक। तो आपको जल्दी से बताना है कि हम जो यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल प्रोसेस, तो आप सभी जानते हैं जो नेचुरल प्रोसेस का जो एक्टिविटी होता है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया हमारे अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी में तो वो हम मानते हैं प्राइमरी यानी कि हमारी प्राथमिक, ठीक है। तो वो कौन सा सेक्टर में आएगा आपके, वो आएगा आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सब ये बात जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, इट मीन्स जो कच्चे माल होते हैं जो हमें नेचर से मिली हुई चीज होती है लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग प्राइमरी सेक्टर में यूज करते हैं। सेकेंडरी में फिर हम उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं रॉ मटेरियल को कुछ ना कुछ चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है, मशीन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तब वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि माध्यमिक सेक्टर में आता है। टर्सरी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टर्सरी सेक्टर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्विस करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने, तो इसका राइट आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पूछा गया, जो थेयम है इज एक पॉपुलर डांस है, ये किस शहर का, किस राज्य का ये पॉपुलर डांस है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है मणिपुर, केरल, गुजरात और कर्नाटक। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ ये बता दूं कि आप लोगों को डांस जितने भी हर स्टेट के जो फेमस डांस हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को हर बार जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया। तो जो थय्यम है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो डांस देखा जाएगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, केरल का। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो केरल का ये थेयम सबसे ज्यादा क्या है, लोकप्रिय डांस है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिखा दूं, थय्यम इज अ फेमस रिचुअल आर्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइटेड इन नॉर्थ केरल which brings to life the great stories of a state. It means जो यहाँ पे थय्यम एक प्रसिद्ध क्या है, अनुष्ठान कला रूप है जो उत्तरी केरल में उत्पन्न हुआ है और जो हमारे राज्य की महान कहानियों को क्या करता है, जीवित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे ये आपका साइंस से रिलेटेड है, इट मीन्स आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। रिबोफ्लाविन प्रेजेंट इन फिश इज ऑल्सो नोन एज, तो मछली में मौजूद जो राइबोफ्लाविन होता है उसके किस रूप में ये जाना जाता है, विटामिन के, विटामिन B2 या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2, ठीक है। तो हमें जो ये मछली के जो राइबोफ्लाविन प्रेजेंट मिलते हैं उसे और क्या कहा जाता है, विटामिन B2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो राइबोफ्लाविन को और क्या बोला जाता है, विटामिन B2 बोला जाता है। इज अ विटामिन फाउंड इन अ फूड एंड सोल्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। इट इज यूज्ड इन फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन कंट्रीज वेयर डेफिशिएंसी इज कॉमन। तो आप ये जानते हैं विटामिन की कमी अगर हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है
ठीक है, उसी में ये काम आते हैं, तब हम इस सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर पेड़ के, हर जो पौधे होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ दूसरे नाम होते हैं, तो आपको ये सारे नाम भी ज़रूर याद करने, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अराजिका इंडिका जो है इज़ अ बोटेंशियल नेम ऑफ विच एवरग्रीन ट्री फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अराजिका जो इंडिका है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस सदाबहार पेड़ का वनस्पतीय नाम है। तो पाइन ट्री, करी ट्री, हिबिस्कस ट्री या फिर मार्गोसा ट्री। तो किस पेड़ को नाम ये बोला जाता है, तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है, बोटैनिकल नेम आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, मार्गोसा ट्री। क्लियर हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया डिजीज से भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो डिजीज जो चैप्टर होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। विच डिजीज अमंग द गिवन ऑप्शंस स्प्रेड वर्सेस पिग्स, यानी कौन सी, अगर आपको जो ऑप्शन दे रखा है कौन सा जो रोग है वो सुअरों से फैलता है। आपके ऑप्शन से निपाह, जीका, प्लाग या फिर स्वाइन फ्लू। तो ये आप सभी मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, जो ये पिग है, जो ये सुअर जो है, इसका जो रोग फैलता है वो किससे, उसे क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। तो कौन सा रोग होता है, स्वाइन फ्लू। तो इसका राइट आंसर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट स्प्रेड जो है, स्वाइन फ्लू इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वाइन फ्लू क्या है, एक सांस लेने वाला हमारा ये डिजीज है, रोग है, जो सुअरों में होता है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। किसके, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के वजह से होता है ये स्वाइन फ्लू, जो किसमें होता है, पिग के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फिजिक्स से पूछा गया है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे जो घोड़े की जो खींची हुई गाड़ी की गति जो जाती है उसके, वो किस सिद्धांत का उदाहरण माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं अवोगाड्रो लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओम लॉ या फिर आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप सबका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूटन का जो तीसरा लॉ ऑफ मोशन था वो करेक्ट होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर आप सबको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट करके साथ के साथ जवाब देते रहिए, ताकि आपको ये दिखेगा कि आपको जब अपने एसएससी के एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, द फेस्टिवल ऑफ हरेली इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो हरेली का त्यौहार है इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप देखोगे जो हरेली का त्यौहार है वो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो हरेली फेस्टिवल जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, आदिवासी जो राष्ट्र है छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये क्या है, फसल का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ये अवसर उनके किसान समाज द्वारा जो भी मानसून के महीने में मनाया जाता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, याद रखना, जो मानसून आता है, सावन का महीना आता है, उस समय ये इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। देवी अगर आप देखोगे, अगर आप देवी देखोगे तो कुटकी दाई इस त्यौहार के दौरान अच्छी फसलों के लिए पूजा जाने वाली पीठासीन देवता है। याद रखना, इनकी ये पूजा करते हैं, मानसून जो खेतियों के लिए इस समय ये इसकी पूजा करते हैं। कहाँ के लिए है ये, छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे फिर इस तरीके से क्वेश्चन आया, कैरिका पपाया इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। तो कैरिका पपीता जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है,
पीपल का, पपीता का, इमली का या फिर सैजन का। तो आपको नाम से समझ आ रहा है कैरिका पपाया जो है साइंटिफिक नेम किसका है, पपाया का, इट मीन्स पपीता का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको सारे साइंटिफिक नेम भी याद करने, एक एक टॉपिक अगर आप लोग याद करोगे तो एक एक क्वेश्चंस आपके ऐसे निकलते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस करा रही हूँ इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करो, इनको बहुत अच्छे से कर लो। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इज। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर या कि समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर, सौर मंडल, मीजोफेयर या फिर मध्य मंडल या फिर एक्सोफेयर यानी कि। तो अगर आप देखोगे हमारे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी लेयर होती है, आपकी 5 लेयर होती हैं। तो इसका जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी होती है, वो एक्सोस्फेयर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपको यहाँ इमेज दिखा दूं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, देन फिर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके बाद मीजोस्फेयर, देन फिर थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये 5th नंबर पर आती है। यहाँ पर हमें 2 गैस देखने को मिलते हैं। वो 2 गैस कौन कौन से, हाइड्रोजन और आप लोगों का हीलियम, ठीक है। ये 2 गैस आप लोगों को यहाँ पर इस सरफेस पे देखने को मिलेगा। हमारा जो एरोप्लेन उड़ता है वो कौन से लेवल पे उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर के। थर्मोस्फेयर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है इससे बेस्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसका आंसर भी जरूर पता होगा कि संविधान के सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। Who was the first temporary chairman of the Constitution Assembly? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सचिंद्र आनंद सिन्हा। तो आप सभी जानते हैं टेम्पररी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो थे डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं जूम करके आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर सचिंद्र नंदा जो सिन्हा थे ये पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वहाँ के, कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। फिर उसके बाद अगर आप डेट देखोगे 9 दिसंबर 1946, ठीक है, नए डेट भी याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है। दिसंबर 9 1946 की ये बात है जब ये सिन्हा जो है पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। बाद में आपके आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बनते हैं, ठीक है, परमानेंटली अगर प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, तो ये बनते हैं। और इसकी डेट याद रखना, इससे जस्ट 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। तो जस्ट 2 दिन बाद फिर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। तो ये दोनों डेट याद रखना, ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर हो गया। तो ये आपका था जो आपको मैक्सिमम टाइम एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन और ये रिपीट भी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान के नाम पर किस प्रकार के सरकारी पूजा शासन करते थे। फैसियम यानी फांसीवाद, मोनार्की यानी कि राजशाही, थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र, ओलिगार्ची यानी कि कुलीन तंत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सरकारी पुजारी शासन करते थे तो भगवान के किस प्रकार के थे। तो आपको यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, धर्म तंत्र यानी कि थियोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में देखना है तो मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में बोला क्या गया था कि थेरोक्रेटिक स्टेट एक ईश्वर ऐसे राज्य को तत्काल देव्य मार्गदर्शन द्वारा या उन अधिकारी द्वारा जिन्हें देव्य रूप से निर्देशित माना जाता था, एक राज्य की सरकार की बात करें के रूप में ये परिभाषित करता है। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि सरकार की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें पुजारी भगवान या भगवान के नाम पर शासन करते थे। क्योंकि आप लोग जानते हो पहले क्या था कि लोग सब
भगवान जो है वो इंसानों को ही मानते थे, ठीक है। तो सब लोग सोचते थे हम पुजारी के द्वारा ही, पुजारी के थ्रू ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उससे वो लोग क्या करते थे, रूल करते थे। कौन? पुजारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका एक बुक एंड ऑथर से बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस पता होने चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चोखेर का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ चोखेर? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, झुम्पा लाहिरी, अमीश त्रिपाठी या फिर चेतन भगत। तो अगर मैं चोखेर के लेखक की बात करूं तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बुक लिखी थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके बारे में अगर देखोगे आप लोग तो चौकर बेली जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ठीक है। 1902 से लेकर के 1903 तक इसकी क्या थी? बगदर्शन में एक धारावाहिक के रूप में ये लिखा गया था। याद रखना, ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि इससे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जगह याद रखना और टाइम पीरियड याद रखना। फिर 1903 में इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और इसको किसने, इसकी प्रस्तावना में टैगोर ने लिखा था फिर, ठीक है। फिर टैगोर ने इसी बुक को क्या करा था? पब्लिश किया था, ठीक है। पब्लिश और लिखने में फर्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए चोकर वैली पब्लिश किसने किया था, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर रिटर्न पूछा जाए किसने लिखा था, तब आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर है, चाहे पब्लिश पूछे चाहे आप लोगों का क्या रिटर्न पूछेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चोकर वैली लिखी थी। क्लियर हो गया? तो आप ये सारी बातें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल और इजी, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द रॉक शेल्टर ऑफ द भीमबेटका इज इन। तो भीमबेटका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पता होगा। भीमबेटका आपकी एक पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल की एक आप लोगों की साइट है, ठीक है। तो भीमबेटका यहाँ पे बोल रहा है कि ये रॉक शेल्टर है, किस जगह पर है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो ये एक साइट है आपकी मध्य प्रदेश की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। और ये केव पेंटिंग्स के उसमें फेमस है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में दिखा दूं कि भीमबेटका जो रॉक शेल्टर ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये एक पैलियोथिक और मीसोलिथिक यानी पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल का ये कहाँ तक फैला हुआ था? इन दोनों पीरियड तक ये फैला हुआ था। साथ ही साथ ये भारत में जो भी मानव जीवन की शुरुआती निशानी को प्रदर्शित करता है और पाषाण युग के साक्ष्य एचुलियन काल में, ठीक है, साइट पर शुरू होता है। ये भारत के मध्य प्रदेश के राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट याद रख लो, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में हमें भीमबेटका की ये साइट देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें पेंटिंग्स के लिए, ठीक है, केव पेंटिंग्स याद रखना, ये भी पूछ लिया जाएगा। केव पेंटिंग्स हमें एक गुफा की, इसमें दीवारों पे हमें यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती है यहाँ पर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टोकार्पस इटिगरा एक साइंटिफिक नेम है किसका? मैक्सिमम मैं आपको दोबारा रिपीट करूँ, साइंटिफिक नेम जरूर याद करो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो आपका आर्टोकार्पस इटिगर जो है ये किसका वैज्ञानिक नेम है? गुआवा यानी कि अमरूद का, पाइनएप्पल यानी अनानास का, सिल्वर ओक यानी कि सिल्वर ओक का और जैक फ्रूट का। तो राइट आंसर ये क्या होगा आपका? जैक फ्रूट, ठीक है। जैक फ्रूट है इसका राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। जैक फ्रूट मतलब क्या होता है? कटहल होता है, आप सबको पता होगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट आप जैक फल की जगह यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिफोर इट इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ। तो यहाँ बोल रहा है कि स्वतंत्रता होने से पहले, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का या फिर यूनाइटेड किंगडम का? तो अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस से पहले की बात करोगे तो वो था किसका हिस्सा? पाकिस्तान का। बांग्लादेश किसके हिस्से में आता था? बांग्लादेश आता था आपके पाकिस्तान का। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया। मुगल एम्परर का लास्ट रूलर हुमायूं है। अगर आप लोगों को मुगल्स याद होंगे, ठीक है, अगर आपको मुगल्स याद होंगे तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले कौन आया था? बाबर आए थे, ठीक है। बाबर के बाद आए थे आपके कौन? बादशाह। बादशाह के बाद अगर
सॉरी, बादशाह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि आपको कोई याद करना है तो इसको बादशाह के सीक्वेंस में याद कर लो। लेकिन अगर मैं इसको बता दूं, पहले बाबर आए थे, देन हुमायूं आए थे, बीच में आप लोगों के शेरशाह सूरी भी आए थे। ठीक है, शेरशाह सूरी भी आए थे 15 साल के लिए, देन फिर वापस हुमायूं आए थे। लेकिन उसके बाद जो आएंगे फिर वो अकबर थे, फिर जहांगीर, शाहजहां एंड द लास्ट वन इज आपके औरंगजेब। तो ये आपको ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। औरंगजेब, ठीक है, 1707 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होना, उनका उसका पतन होना शुरू हो चुका था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर में लंबा पीरियड तक जो शासन किया था वो किसने किया था, तो वो किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें। तो मुगल एम्पायर का अगर आप सबसे पहले बैटल देखोगे तो मुगल्स में सबसे पहले बैटल आप जो देखोगे वो बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय, वो जीत चुका था बाबर, और वहीं से आप लोगों का मुगल साम्राज्य जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हुमायूं का जन्म कौन से साल में हुआ था, 1508, 1608, 1708 या 1808। तो हुमायूं का जन्म हुआ था स्टूडेंट 1508 में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1508 में काबुल जगह पे हुआ था। याद रखना, जगह काबुल में उनका जन्म हुआ था, जो आज के टाइम पे हम अफगानिस्तान में है। और अगर बाबर की बात करोगे तो बाबर क्या है, ये फाउंडर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुगल एम्पायर का जो फाउंडर है, संस्थापक कौन है, तो वो बाबर है। उनकी वाइफ कौन थी, महाबेगम। ठीक है, इस कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा तो जो बता रही हूँ ये सब कुछ नोट डाउन जरूर करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, हु हैज सर्व मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय किसने सेवा की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, मनमोहन सिंह या लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे सबसे समय तक जिन्होंने सबका सबसे लंबा शासन किया था, सेवा की थी, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। तो लोकसभा के सदस्यों में अधिकतम संख्या कितनी होती है, 512, 542, 552 या 532। साथ ही साथ ये भी याद कर लो कि लोकसभा में नॉमिनेट कितने किए जाते हैं मेंबर। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ पूछा जाता है यहाँ से। अगर नॉमिनेट पूछा जाए तो 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा से। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपके कितने अधिकतम मेंबर देखने को मिलेंगे तो वो है 552। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में अगर मैं आपको दिखा दूं, बहुत से समझना, जो आपका इंडियन पार्लियामेंट में हमें पता है 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में नॉमिनेशन पूछेगा तो याद रखना 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है और लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे आपको कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, 552 करी गई है। ठीक है, और ये बात आप जानते हो हर 5 साल में उसके बाद यहाँ पे वोट किया जाता है, इलेक्शन लड़े जाते हैं। 5 साल ईयर भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम आज के टाइम, प्रेजेंट की टाइम बात करेंगे तो 545 स्ट्रेंथ देखी गई है लोकसभा की। 545 आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे 545 देखी गई है। और यही राज्यसभा की बात करूं तो यहाँ पे 250 मेंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके लिए चुनाव निर्धारित होते हैं, चैम्बर के लोग भी यहाँ पर नहीं कर सकते। याद रखना, यहाँ पे हर साल 5 साल में यहाँ पे इलेक्शन होता है और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स चूज किए जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से फिर आपका एक बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया है, हु इज द ऑथर ऑफ गो क्लॉन अच्छे दिन फॉर कॉमेडी। तो गो क्लॉन जो हैशटैग अच्छे दिन फॉर कॉमेडी के लेखक कौन थे, प्रीति सेनॉय, निकिता सिंह, शत्रुघ्न वोडवालर या फिर अश्विनी सांघी।
तो अगर आप इसके ऑथर देखोगे जिन्होंने लिखा था गो क्लोन हैशटैग अच्छे दिन फॉर कॉमेडी, तो उसके राइटर कौन है? शत्रुघ्न वडवालास, ठीक है, वडवालस थे इसके ऑथर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेरियर टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। तो पेरियर टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल में पेरियर टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सबका ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी इंडियंस हैव वॉन नोबेल प्राइजेस बिफोर प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से पहले कितने भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार जीते थे? 3, 4, 5 या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5, ठीक है। तो 5 इंडियंस पहले नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे, किससे? अमर्त्य सेन से पहले। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कमेंट करके जिस भी स्टूडेंट को पता होगा तो कमेंट करके मुझे उन 5 का नाम जरूर बताना किसका वो 5 लोग कौन कौन से थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन इज अ पीरियड ऑफ। जो स्टैगफ्लेशन है वो किस चीज की अवधि है? उच्च बेरोजगारी के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति संयुक्त के, इट मीन्स प्रेजेंट हाई इन्फ्लेशन कॉम्बिनेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। लगातार उच्च मुद्रास्फीति कम बेरोजगारी के साथ संयुक्त, persistence high inflation combined with low unemployment। थर्ड ऑप्शन इज लगातार कम मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी के साथ संयुक्त, persistence low inflation combined with high unemployment, and the last one is persistent low inflation combined with low unemployment, it means लगातार कम मुद्रास्फीति कम बेरोजगारी के साथ संयुक्त। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टैगफ्लेशन एक जो अवधि है वो लगातार कम मुद्रास्फीति कम बेरोजगारी के साथ ये संयुक्त होता है, मतलब आपका लो इन्फ्लेशन रहेगा तो लो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा प्राइस राइज नहीं होगा तो लोग भी ज़्यादातर बेरोजगार नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ही यही होता है, यही अवधि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया है उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। उर्दू जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी भाषा है? उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड दी जम्मू एंड कश्मीर। तो उर्दू की आधिकारिक भाषा देखोगे तो ये कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हो तो स्टूडेंट ये आप सबका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सब मुझे नीचे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना कि इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। तो इंग्लिश जो है वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कौन सी है, कहाँ की है? चंडीगढ़ की, दादरा नागर हवेली की, दामन एंड दिऊ की या फिर दिल्ली की। कमेंट करके बताओ कि इंग्लिश जो है वो कहाँ की भाषा आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। आगे मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको इस तरीके से और किस तरीके से जीएस का जो सेक्शन है, क्योंकि 25 मार्क्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। हर सेक्शन 25 का होता है। तो अगर आप यहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर ज़रूर देखो, प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन टॉपिक, क्योंकि आप लोग जानते हो जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज जो पार्ट है इसका जो बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर चेकआउट करो, जो जो क्वेश्चंस है उन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। आज की क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे, वो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।